स्वप्न वासवदत्तम का परिचय। स्वप्न वासवदत्तम के लेखक महाकवि भास हैं। यह काव्य विधा नाटक है। इसका विभाजन 6 अंकों में किया गया है। इसका उपजीव्य ग्रंथ ऐतिहासिक गुणाढ़कृत बृहत्कथा है। इसमें 57 श्लोक हैं। इसको 6 अंकों में विभाजित किया गया है। इसके नायक उदयन, नायिका वासवदत्ता, विदूषक वसंतक, कंचुकी बादरायण। बादरायण उदयन का कंचुकी है और रभ्य महासेन प्रद्योत का। इसमें प्रतिनायक अर्थात खलनायक अर्थात दुश्मन आरुणि है। इसमें प्रधान रस या अंगिरस श्रृंगार रस है। अन्य रस और गौड़ रस वीर करुण एवं अद्भुत रस हैं। नायक कोटि उदयन धीर ललित कोटि का दक्षिण नायक है। इसमें उपमा अलंकार के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा है। इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का समन्वय है। रीति वैदर्भी है। छंद सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22, बसंतिल का 11 मुख्य हैं। स्वप्न वासवदत्तम का संक्षिप्त परिचय। स्वप्न वासवदत्तम उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा यौगंधरायण नामक रूपक में वर्णित है। अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। पूर्व के घटना का सारांश इस प्रकार है। वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण कर उससे प्रेम विवाह कर लेता है। उदयन वासवदत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से विमुख हो जाता है। इसी का लाभ उठाकर आरुणि नामक उदयन का शत्रु उसके अधिकांश भूभाग को अधिकृत या कब्जा कर लेता है। इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए यौगंधरायण नामक उदयन का मंत्री लावण ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। अब इसके बाद की घटना स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित है। प्रथम अंक। मगध के राजा दर्शक एवं उनकी बहन पद्मावती के सेवकों द्वारा तपोवन के लोगों को जबरदस्ती हटाया जाता है। उज्जैनी की स्त्रियों के वेश में वासवदत्ता तथा मंत्री यौगंधरायण वहीं पर जाते हैं। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है कि वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें। कंचुकी द्वारा यौगंधरायण को पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही अपनी माता से मिलने आ रही हैं। इसीलिए वन प्रदेश खाली कराया जा रहा है। यौगंधरायण मन में सोचता है कि यह वही राजकुमारी पद्मावती है जिनके बारे में पुष्पक और भद्र ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेगी। राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती है और तापसी को प्रणाम करती है। राजा प्रद्योत का एक संदेशवाहक आता है। पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनोनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती है। यौगंधरायण वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर उसे पद्मावती के पास धरोहर रूप में रख देते हैं। वासवदत्ता सोचती है, मैं अभागिनी हूँ, किंतु आर्य यौगंधरायण बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और यौगंधरायण उससे उसका पता तथा उद्देश्य पूछते हैं। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्सदेश के लावण ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उनकी पत्नी वासवदत्ता जलकर मर गई। अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त हैं। ब्रह्मचारी कहता है कि रोमड़वान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा करता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और यौगंधरायण भी राजकुमारी पद्मावती के आदेश से चला जाता है। यहीं पर प्रथम अंक समाप्त होता है और द्वितीय अंक शुरू होता है। प्रवेशक के माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही है।
वासवदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की वधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती हैं। धाय द्वारा सूचना मिलती है कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त होता है और तृतीय अंक शुरू होता है। राजप्रासाद का अंतःपुर विवाह के उल्लास से व्याप्त है तथा वासवदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त रहती है। दासी महारानी की आज्ञा अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासवदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती है। वासवदत्ता के पूछने पर दासी कहती है कि दूल्हा धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव है। वासवदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माले में नहीं गूंथती है। तृतीय अंक इसी के साथ समाप्त होता है और चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। विदूषक विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। पद्मावती और वासवदत्ता प्रमदवन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। उदयन और विदूषक भी प्रमदवन में जाते हैं। उदयन कहते हैं कि जब उज्जैनी में वासवदत्ता को देखा था तब कामदेव ने एक साथ 5 बाणों का प्रहार किया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास छठा बाण कहाँ से आ गया। पद्मावती और वासवदत्ता माधवीलता कुंज में जाती हैं क्योंकि वे दोनों महाराज उदयन से छिपना चाहती हैं। विदूषक के हठपूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासवदत्ता उसको अधिक प्यारी है। वासवदत्ता को याद करके राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काशपुष्प का परागकण पढ़ने का बहाना करते हैं। विदूषक राजा को लेकर मगधराज दर्शक के पास चला जाता है। इसी के साथ चतुर्थ अंक समाप्त होता है और पंचम अंक प्रारंभ होता है। प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिर में दर्द होने की सूचना मिलती है। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती के इच्छानुसार अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता भी समुद्र गृह में जाती है। वासवदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में लेट जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को बुलाता है तथा वासवदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती है, जिससे उदयन जाग जाता है। उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासवदत्ता को साक्षात देखा था, किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर इसका निराकरण किया जाता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा। इसके बाद सूचना मिलने पर उदयन अपने सेनापति रोमड़वान के साथ आरुण से युद्ध के लिए निकल जाता है। यहीं पर पंचम अंक समाप्त होता है और षष्ठम अंक आरंभ होता है। उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहता है कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रभ्य तथा वसुंधरा नाम की धाय, जो माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई हैं, द्वार पर उपस्थित हैं और आपसे मिलना चाहती हैं या मिलने की आज्ञा चाहती हैं। प्रतिहारी बताती है कि यह महाराज उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती वीणा की आवाज़ सुनकर महाराज अत्यंत दुखित हैं। महाराज उदयन वीणावादक से घोषवती वीणा के बारे में पूछते हैं तो वीणावादक घोषवती वीणा को नर्मदा नदी किनारे कुशों की झाड़ी में पाया हुआ बताता है। सूर्यामुख भवन से उतरते हुए महाराज उदयन से प्रतिहारी सूचना देती है और विस्कंभक समाप्त होता है। घोषवती वीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वीणा वासवदत्ता का स्मरण कराती है। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती वीणा की मरम्मत करवाने जाता है। प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करता है कि कहीं महासेन प्रद्योत मेरे पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण तो कर लिया था, किंतु उसकी रक्षा न कर सका। महाराज प्रद्योत का कंचुकी रभ्य कहता है कि उदयन द्वारा पुनः जीते गए वत्स राज्य में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रभ्य उदयन को अभिवादन करके उज्जैनी का समाचार सुनाता है। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पाणिग्रहण के बिना ही वासवदत्ता से विवाह संपन्न कर लिया, इसलिए हम दोनों
प्रद्योत अंगारवती ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र चित्रपट पर बनवाकर उसी से विधिपूर्वक विवाह भी करा दिया और यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीय का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ है। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है कि यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिलती है। उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं कि पद्मावती बताती है कि वह न्यास रूप में रखी गई किसी ब्राह्मण की बहन है जो परपुरुष के सामने नहीं आती। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जैनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित हैं जिनकी बहन महारानी पद्मावती के पास धरोहर रूप में रखी गई है। उदयन आवाज़ से पहचान जाते हैं कि यह ब्राह्मण उनका मंत्री यौगंधरायण है। धात्री अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता को पहचान लेती है। यौगंधरायण वासवदत्ता को छिपाने जैसे कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। उदयन द्वारा कारण पूछने पर यौगंधरायण बताता है कि यह सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। यौगंधरायण वासवदत्ता का कुशल समाचार बताने के लिए रैभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जैनी वापस भेजना चाहता है, किंतु राजा पद्मावती और वासवदत्ता के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। भरद्वाज के साथ नाटक समाप्त होता है।